कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि हमें कितना हमारे पास से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैश और सोर्सेज ऑफ कैश, कहां कहां से पैसा हमारे पास आएगा बिजनेस में और कहां कहां हमारा पैसा जाएगा, अप्लाई होगा। ये चीजें हम लोग देखेंगे कहां पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसके अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। पहली है ऑपरेटिंग, दूसरी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग के अंदर बिजनेस से जितने भी ऑपरेशंस हैं, बिजनेस का जो काम है, जो हमारा बिजनेस जिस चीज का है उससे उसके ऑपरेशन करने के लिए, उसके ऑपरेट करने के लिए जो जो खर्चे और कमाइयां होती हैं वो हम लोग ऑपरेटिंग में देखेंगे। कुछ पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में पैसा जनरेट करने के लिए वो हम लोग इन्वेस्टिंग में देखेंगे। और फाइनेंसिंग का मतलब जहां जहां से पैसा हम रेज करते हैं जनरल पब्लिक से, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा की मदद से, वहां पे हम लोग फाइनेंसिंग में ये चीज देखेंगे। लेकिन इन सब चीजों से पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अगर ये पहला स्टेप, अगर यही गलत हो गया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप अपने आप से स्टडी कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉफिट को निकालने के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला आपकी बुक में है उसको हम समझाए भी दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ नेट प्रॉफिट, उसमें क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्यों करना है, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसे ध्यान से देखिएगा। जितने भी हम लोग रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट का बैलेंस, इन सब जितने भी हम लोग ट्रांसफर होते हैं रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स का ट्रांसफर इस प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे क्वेश्चन में देखिए दो तरह से क्वेश्चन गिवन होता है, या तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, और या क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इन दोनों, ये दो केसेस हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में गिवन। दोनों केसेस में अलग अलग तरह से चीजें गिवन हो सकती हैं। तो कैसे कैसे होंगे, हम दोनों बातें यहां पे साइमल्टेनियसली बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट का है तो यहां पे 2 साल दे रखे होंगे। एक दे रखा होगा प्रीवियस ईयर, मतलब पुराना वाला साल, मिसाल के तौर पे 2002, और एक दे रखा होगा करंट ईयर, मिसाल के तौर पे 2003। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द रिजर्व एंड इन 2002 you have the reserve of 12 lakh, and in 2003 that reserve has become 15 lakh. So what is the change in the reserve? कितना बदलाव आया रिजर्व में? 3 लाख का। ये 3 लाख रुपए यहां पे जोड़ दिए जाएंगे। Am I clear or not? This will be the case in the case of balance sheet. अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के केस में होते, यहां पे ये बैलेंस शीट वाले केस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले केस में सीधे सीधे दे रखा होगा एडजस्टमेंट में ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट, सीधे सीधे आप लोग उसके अंदर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गॉट द पॉइंट और नॉट? सिंपल सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं, इसको हटाते जा रहे हैं वरना कंफ्यूज होते जाइएगा आप लोग। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड किस साल का, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? प्रीवियस ईयर, पिछले साल का। 2002 और 2003 अगर है तो अगर 2002 और 2003 2 साल गिवन है तो किस साल का प्रपोज डिविडेंड आएगा, 2002 का प्रपोज डिविडेंड हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या चीज जोड़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो किस साल का होगा, करंट ईयर का। अभी वजह हम बता देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो चीज जोड़ेंगे वो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये किस साल का होगा, गुड, करंट ईयर। फर्क समझ में आ गया ना, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, हर चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें से माइनस करेंगे लेस रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। इसके बाद जो आएगा हमारा वो दैट विल बी योर
नेट प्रॉफिट, क्लियर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फिलहाल मान लो गिवन है 1 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये 1 लाख रुपए कैसे आया होगा? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द गिवन इनकम, जितनी भी इनकम हमारी हुई उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे ये प्रॉफिट आया। फिर इसी साल हमने मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। रिजर्व मतलब क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है हमारी सेविंग, एज अ सॉर्ट ऑफ सेविंग, जो हमने कहीं गुल्लक में रख दी। जैसे हम लोग अपने घर में अगर बात करें तो जो भी हम इनकम कमाते हैं, मिसाल के तौर पे हम अपने घर अपनी इनकम बात कर रहे हैं, ये हमारी इनकम है। 1 लाख रुपए हमने कमाए, जिसमें हमने 50,000 रुपए जो है बैंक में जाके जमा कर दिए किसी भी रिजर्व के नाम से। ये 50,000 रुपए आए कहां से? सवाल ये कहां से आए 50,000 रुपए? हमने कमाए थे ना इस साल, तब तो आए ना हमारे पास। तो इसका मतलब ये हमारी करंट इनकम का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए हमारी करंट इनकम में जुड़ गए। फिर हमने इस साल एक डिविडेंड दिया जिसको हमने प्रपोज किया था पिछले साल। प्रपोज इज अ फ्यूचर टर्म, प्रपोज इज अ फ्यूचर टर्म। हम कहते हैं हम ये करेंगे। हमने ये पिछले साल कहा था कि हम तुम्हें डिविडेंड देंगे। कब देंगे? जब कमाएंगे। कमाएंगे कब? इस साल। इस साल कमाया था, पिछले साल का वादा पूरा कर दिया, इसलिए ये प्रीवियस ईयर का ही दिया जाता है, करंट ईयर का नहीं दिया जाता है। इस साल जो हम डिविडेंड का वादा करेंगे वो अगले साल देंगे, अगले साल की कमाई से। इस साल हमने पिछले साल किया हुआ वादा डिविडेंड देने का हमने पूरा कर दिया। कहां से पूरा किया? कहां से पैसा आया? इस साल कमाया था, इसलिए हमने करंट ईयर की इनकम में मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए ऐड कर दिए। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में भी कभी कभी डिविडेंड दे दिया जाता है, साल के बीच में। उसके लिए वादा नहीं किया था हमने, बीच में, साल करंट ईयर के बीच में हमने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ये करंट ईयर की इनकम से ही तो निकाला होगा हमने। फिर आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन का बना है प्रोविजन। प्रोविजन भी एक तरह का क्या होता है? गुल्लक, रिजर्व। हमने हर महीने, हर साल के, मतलब हमें पता है कि हमें टैक्स देना है, तो हम क्या करते हैं हमेशा, हमने कई बार तुम लोग अकाउंटिंग में पढ़ाया है कि कंपनी कभी भी ऐसे खर्चा नहीं करती डायरेक्टली कि जैसे हम लोग करते हैं जूता टूटा जाके खरीद ला फौरन, ऐसे नहीं करती। वो क्या करते हैं कि उनको पता है नहीं जूता खरीदा है जो कि 2 साल चलेगा, 2 साल तक कुछ पैसे रखते रहते हैं। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसके उसी रिजर्व से पैसा निकाल के जाके पैसा देते हैं, अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं होती हर बार। तो हमने जो प्रोविजन बनाया है टैक्सेशन का वो इस साल बनाया है, तो करंट ईयर का ही इसको कंसीडर करेंगे, मान लो 5,000 रुपए। क्लियर होगी बात? फिर हमारे पास टैक्स में दो चीजें होती हैं। टैक्स में हम लोग पे करते हैं, कभी कभी रिफंड भी हो जाता है। मान लो अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने परचेज करते वक्त हमने टैक्स दिया था 20,000 रुपए, और सेल करते वक्त हमें जो टैक्स रिसीव हुआ वो मान लो हो गया 18,000 रुपए। इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे? 2,000 रुपए सरकार को टैक्स देंगे। लेकिन अगर रिवर्स हो जाता कि 18,000 हमने पे किया होता और 20,000 में मिल गया होता, तो वहां पे दूसरी चीज हो जाएगी। तो रिफंड का मतलब होता है कि सरकार हमें, क्योंकि टैक्स हमारा उतना बन नहीं रहा था लेकिन हमने ज्यादा पे कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिफंड। रिफंड है तो हमारी इनकमिंग ना पैसे की, तो ये सोर्स में कहीं ना कहीं कंसीडर होगी, हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को क्या कर रही होगी? बढ़ा रही होगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। मान लो 20,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो अब हम ये देखेंगे करंट ईयर की इनकम हमारी कितनी हो गई, करंट ईयर का प्रॉफिट एक्चुअली कितना हुआ। 1 लाख तो वो हुआ जो खर्चे माइनस करके इनकम से आया, साथ में हमने 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए थे, रिजर्व में डाल दिए थे, प्रॉफिट हो गया था, अलग रख दिया था सेपरेट, तो 50,000 रुपए ये भी करंट ईयर का पार्ट हो गया। साथ ही साथ 20,000 रुपए हमने प्रपोज किए थे पिछले साल, जो अभी पे किए हमने, अभी तो करंट ईयर की इनकम से पे किए, वो भी जोड़ दिया हमने। 10,000 रुपए इंटरिम डिविडेंड दिया हमने, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दिया। कहां से पैसा आया? कमाया तब तो आया ना, तो ये 10,000 रुपए और हमने जोड़ दिए। फिर 5,000 रुपए हमने टैक्सेशन के दिए। कहां से दिए? कमाया तब तो दिया ना, बिना कमाए दे दिया? कमाया होगा ना। फिर उसके बाद हमें 20,000 रुपए रिफंड के मिले, जो हमें लग रहा था मेरा प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा प्रॉफिट नहीं था, वो तो रिफंड था टैक्स का। हमने कम मेहनत नहीं करी थी उसके लिए, तो हमने उसको क्या किया? माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो हमारा आया दैट इज 1,65,000। गॉट द पॉइंट और नॉट? ये 1,65,000 रुपए हमारे कहां इंक्लूड होंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे पहले वाले हिस्से में। ये मैक्सिमम था जितना हो सकता था। हो सकता है इससे कुछ कम हो, आइटम्स रिजर्व ना हो सकता है प्रपोज डिविडेंड ना हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी ना हो। ठीक है ना? क्लियर हो गया यहां तक बात? अब एक चीज और आती है, प्रॉफिट कैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, ये पता होना जरूरी है।
प्रॉफिट दो तरह से गिवन हो सकता है। अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तो वहां पे या तो प्रॉफिट के बैलेंसेस दे रखे होंगे 2 साल के, 2002 और 2003, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। अगर ये प्रॉफिट नहीं है गिवन, साफ साफ नहीं लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या दे रखा होगा? रिजर्व। क्या दे रखा होगा? रिजर्व एंड सरप्लस, ये गिवन होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इनके बैलेंस को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, जनरल रिजर्व के बैलेंस को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक बात? पक्का? तो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में आगे फर्दर, वो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा आइटम हमें कहां देखने को मिलेगा, ताकि हम जब आप लोग क्वेश्चन बैठ के करें तो आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, आपको बहुत ज्यादा छाटना ना पड़े, ये आइटम ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, तो आपको हम एड्रेस भी बताते चलेंगे कौन सी चीज कहां मिलती जाएगी। इज इट क्लियर? पहले इसका क्वेश्चन लगा